कुछ नहीं रहता यार। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस विशिष्ट पत्रकार वार्ता में स्वागत है। अमूमन हम जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो विजय चौक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जैसा कि आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि इतवार के दिन आपको तकलीफ दी है, तो इससे आप विषय की महत्ता समझ सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, असम के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी का। मैं स्वागत करता हूं गौरव गोगोई, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता। मैं स्वागत करता हूं हमारे पूर्व अध्यक्ष असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिपुन बोरा जी का, राज्यसभा सांसद भी हैं। मैं स्वागत करता हूं अब्दुल खलीक जी का, बारपेटा से सांसद हैं। मैं स्वागत करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी का। बगैर समय गवाए सर, स्वागत है आपका। आरंभ करें प्रेस वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। आदरणीय साथीगण, हमारे साथ आज मंच पर विराजमान है श्री गौरव वल्लभ साहब। मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश में आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष और अभी राज्यसभा में सांसद श्री रिपुन बोरा साहब। लोकसभा में हमारे उपनेता आदरणीय गौरव गोगोई साहब। हमारे साथ विराजमान हैं हमारे वरिष्ठ साथी और राज्यसभा में के सब सदस्य श्री अब्दुल खालिक साहब। विराजमान साथीगण, आपसे क्षमा चाहता हूं कि आज रविवार के दिन आपको हमने तकलीफ दी है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसका खुलासा हुआ है हाल ही में। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने को दूंगा, और उनके खुद के ही मुख्यमंत्री एक भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है। एक बहुत बड़ी ज़मीन जो गरीब लोगों के लिए, जो लैंडलेस लोगों के लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार की पॉलिसी के तहत वो और उनके परिवार ने हड़प ली है। और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उस पूरे एरिया को डेवलप करा जा रहा है, जैसे उस ज़मीन की जो कीमत है वो चौगुनी नहीं 100 गुना हो जाए, इस तरह की एक व्यवस्था वहाँ चल रही है। 100 करोड़ से ऊपर की उस ज़मीन की कीमत है, और वो अपने खुद के इस्तेमाल, अपना खुद का प्रभाव का इस्तेमाल करके, जब वो राज्य सरकार के अंदर एक मंत्री थे, अपने परिवार को, अपने लोगों को उन्हें वो ज़मीन अलॉट करवाई। किस तरह से अलॉटमेंट हुआ, इसके बारे में हमारे आदरणीय साथी आपको बताएंगे। लेकिन आसाम के अंदर, मैं हाल ही में आसाम में था, और वहाँ सिर्फ ज़मीन ही नहीं, उसके साथ साथ एक पूरा अंडरग्राउंड चल रहा है, एक माफिया राज चल रहा है। हाल ही के अंदर मेघालय से जो कोयला जो आता है, आसाम के अंदर जो आता है, आसाम के इलाके से जो गुजरता है, उसके ऊपर भी एक रेट बना रखी है। 40,000 रुपये प्रति ट्रक कलेक्शन आसाम सरकार कर रहा है, हर चीज़ के ऊपर। वहाँ चाहे एक पेन भी आसाम के अंदर जाता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी के साथ साथ मुख्यमंत्री टैक्स और लगा दिया जाता है। इस तरह का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है आसाम। यही कहते हुए मैं हमारे आदरणीय साथी जो पधारे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरा जो एक स्कैम, लैंड स्कैम जो सामने आया है, उसका खुलासा करें। आदरणीय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि माननीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ये जय शाह पार्ट 2 है। ये एक नया मॉडल है जिसके तहत
साथ सबका मिलता है पर विकास सिर्फ पुत्रों का होता है। और किस तरह पुत्रों का विकास असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसको लेकर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाएंगे। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कागज़ हम आपको नहीं देंगे। स्टोरी कहाँ से चालू होती है कि सीलिंग सरप्लस लैंड, जो लैंडलेस लोग हैं उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। एक लैंडलेस इंस्टीट्यूशंस है उनको सरकार देती है एक योजना के तहत, और उस योजना में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह लैंड जिसको हस्तांतरित की जा रही है वो 10 साल तक इस लैंड को आगे वापस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। शुरुआत होती है 2008-9-10 में ये सारी कार्रवाई होती है। जो सीलिंग सरप्लस लैंडलेस लोगों को दे दी जाती है वो 2 दिन के अंदर, 10 साल की मियाद है, 4 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? एक कंपनी है, उसका नाम है RBS रियल्टर्स। पता नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, पर असम के लोगों का कहना है कि RBS का फुल फॉर्म हेमंत बिश्व शर्मा जी की जो पत्नी है उनके नाम से मिलता जुलता है, क्योंकि उनका नाम भी रिंकी भूया शर्मा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि RBS रियल्टर्स हैं वो 2009 में उस कंपनी के जो प्रमोटर थे, ये मैं कागज़ आपके सामने आपको दूंगा भी, ये कागज़ ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का कागज़ है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि RBS रियल्टर्स के जो फाउंडर है वो रिंकी भूया शर्मा है, जो हेमंत बिश्व शर्मा साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी है। दूसरे कौन है को फाउंडर उसके? वो है रंजीत भट्टाचार्य जी। ये रंजीत भट्टाचार्य जी कौन है? ये रंजीत भट्टाचार्य जी वो व्यक्ति है जो हेमंत बिश्व शर्मा के माता पिता के साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रहे हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हेमंत बिश्व शर्मा के साथ डायरेक्टली मीडिया कंपनी में इन्वॉल्व है। ये वह व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी है आसाम के। ये दोनों ने को फाउंडेड की एक कंपनी RBS रियल्टर्स। उस कंपनी ने क्या किया साथियों? उस कंपनी ने जमीनें नहीं खरीदी, उस कंपनी ने जो सीलिंग सरप्लस लैंड, जो लैंडलेस लोगों को सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें 10 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो 4-4 दिन में वो लैंड उस कंपनी ने ले ली। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई है। उसके बाद क्या होता है, क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद 18 एकड़ लैंड इस कंपनी को लैंडलेस जो इंडिविजुअल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो हस्तांतरित कर देती है। फिर जो ही हस्तांतरित हो जाती है, हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी उस कंपनी से इस्तीफा दे देती है। हस्तांतरण के बाद 2009 में उस कंपनी से वो बाहर हो जाती है। 2017 में उस कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, जिसका रख दिया जाता है वशिष्ठ रियल्टर्स। अभी देखना आप आगे, अभी जो किस तरह स्कैम किया गया वो समझिए। उसके बाद 2017 में वशिष्ठ रियल्टर्स के 23.6% इक्विटी, 23.61% इक्विटी ट्रांसफर कर दी जाती है मीना भूया को, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी की सासू जी है। देखिए, पहले पत्नी आती है, लैंड चली जाती है, पत्नी बाहर आ जाती है, फिर बाहर आके कंपनी का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि लोगों को कुछ पता ना चले। फिर नाम परिवर्तित करके उस जो वशिष्ठ रियल्टर्स है उसकी 23.61% जो इक्विटी है वो सासू माँ को दे दी जाती है। अभी भी सासू माँ के पास ही है। सासू माँ क्या करती है कि जो ही हेमंत बिश्व शर्मा के सुपुत्र, जिनका नाम है नंदिल बिश्व शर्मा, 18 वर्ष के होते हैं, सासू माँ वो इक्विटी अपने दोहते को दे देती है। तो मिला किसको? घूम फिर के आया किसके पास? पुत्र के पास। जो हेमंत बिश्व शर्मा के पुत्र हैं उनके पास 18 एकड़ लैंड का जो कंपनी जिसको हस्तांतरित हुई, जो 100 करोड़ रुपए की लैंड है, वो मिल जाती है मुख्यमंत्री के पुत्र को। इसलिए असम के हमारे सीनियर लोग आपसे अपनी बात रखेंगे, पर हम 4 बातें इसमें आपको
4 मांगे हम दोहराना चाहते हैं। पहली, इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ताकि ये पता चले 18 एकड़ तो अभी सामने आई है, हो सकता है ये 1000 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, 2000 एकड़ हो, कौन कौन से बीजेपी के लोग शामिल हो, इसकी जांच टाइम बाउंड बैनर में पूरी की जाए। नंबर 2, ED, CBI, इनकम टैक्स, SFIO, ये क्या सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी? ये क्या उन लोगों के खिलाफ प्रयोग में नहीं ली जाएगी जो नाम बदल बदल के, कंपनियां बदल बदल के अपने पुत्रों को 23% इक्विटी ट्रांसफर कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ मुखदर्शक बन के बैठी रहेंगी ये एजेंसीज? तो हमारी मांग है कि ये सारी एजेंसीज कंप्लेन फाइल करें और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें, और आसाम में ऐसे कितने लैंड स्कैंडल हुए सबकी जांच एक टाइम बाउंड तरीके से रखी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले साहब, आपकी नाक के नीचे एक मुख्यमंत्री अपने परिवार में अपने पुत्र को जो लैंडलेस लोगों की ज़मीन है वो हस्तांतरित कर रहा है और आप मुखदर्शक बने हुए हो। इसका मतलब आपका क्या इस डीलिंग में, आपका क्या सहयोग है, आपका क्या मुखदर्शक क्यों बने हुए हो? इसलिए हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाए, हेमंत बिस्व शर्मा को 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का अनुमति नहीं दी जाए। इमीडिएटली उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। सो वी डिमांड दैट Chief Minister of Assam, who is involved hand in gloves, his family is involved in taking the land of landless people and the landless institution, he should be immediately sacked from his position. Last, 4th point, that immediately provision should be made कि जो भी इस तरह के 10 साल से पहले जो लैंडलेस लोगों की ज़मीन इस तरह के रियल एस्टेट वालों को हस्तांतरित की हो, सारी के सारी ज़मीनें निरस्त हो, और जिन लोगों की ज़मीन आपने ली है, जिन रियलिटी कंपनीज ने ली है, उन लोगों को पुनः दूसरी ज़मीन दी जाए जब तक कि इस फैसले का निर्णय नहीं हो जाता। तो ये हमारी 4 मांग है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो आसाम के लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और PCC के भूतपूर्व अध्यक्ष जी अपनी बात आपके सामने रखे। मैं नंबर 4 was provisions must be made to provide alternate land to these landless people and institution whose land was grabbed by these realty companies, and all these land transfers should be cancelled immediately. That is number 4 demand. So I will request Shri Gaurav Gogoi ji to take the matter forward. Ripunji, Thank you, Shri Jitendra ji, Gaurav Ballabh ji, and my esteemed colleague Gaurav Gogoi and Abdul Khalik and Pranab Jha, and my dear media friends. So Jitendra ji and Mr. Gaurav Ballabh has said in details about this scam going on. So just I want to supplement 2-3 points here only. The first point is, like Gaurav ji has already elaborately said, that this is a land, ceiling surplus land. Total 7 plots of land were transferred illegally in between 2006 to 2009. So far the individual allottee, he has already said the rule that 10 years is the locking period. So apart from that, 2 plots of land were allotted to 2 numbers of public institute. The one is, that is Udayan Cooperative Fishery. The other one is Welfare Activities School. So far the land policy of 1989 is concerned, if any government land, whether it is ceiling surplus land or general government land, if any government land is allotted to any public institute or any NGO or any public institute, and if they do not use it, utilize this land,
So within 3 years, if within 3 years they do not utilize this land, then automatically the land will have to be reverted to the government. So this is the procedure. So violating this procedure, these 2 plots of land were also transferred to the name of this company. This is also one of the illegality. My second supplement is this. He said that the name of the company is changed. That is all right, but apart from changing the name of the companies, its directors, its members, its board of directors have also been changed a number of times. This is also a very interesting, that just to cover up these scams, so these changes have been made number of times. This is number 2 point. And my number 3 point is that during that time, in between 2006 to 2009, he was our present chief minister. He was then very, very powerful minister in Assam. So all these have been done. All these have been done by misuse of his official power. And moreover, one, that there is a subdivisional level land advisory committee. Wherever any government land is, whether to landless people or whether to any institution, is to be transferred, that is to be passed in the subdivisional land advisory committee. So now, the local MLA, he is the MLA from the Jalukbari constituency, and most of the land belongs in the Jalukbari constituency. And as per the rule, the local MLA is the member of the land advisory board committee. So now these, though he may say that there is no illegality, all these have been passed by the land advisory board, yes, but who is the land advisory board? He is the minister, he is the MLA, he is the member in the land advisory committee, and he passed the resolution for transferring of this land from the landless people to the name of the company. So it is very clear that what interest he has. So I want to add only these things. Now my colleague Gaurav Gogoi, he will elaborate. धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे उपस्थित एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी, गौरव वल्लभ पंत जी, राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा जी, लोकसभा सांसद अब्दुल खालेक जी, प्रणव झा जी और यहाँ पे मीडिया के दोस्तों, प्रश्न मैं कुछ करना चाहूँगा क्योंकि अभी तक केस के सारे विवरण आपको मिल चुका है। प्रश्न मैं करना चाहूँगा पहले भारतीय जनता पार्टी से, क्या आप कोई वॉशिंग मशीन है? जब हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी में था तब वे आपको मैले लगते थे, उन पे आपने लुइस बर्जर, उन पे अपने शारदा का अलग अलग केस लगाया, कलकत्ता में सीबीआई केस में उनको बुलाया, लुइस बर्जर में उनका नाम अपने अपने पार्टी के पैम्फलेट में लगाया। लेकिन जब हिमंत बिस्वा शर्मा जी आपके पार्टी में आए तो वो साफ़ सुथरे हो गए। तो ऐसा कौन सा स्पेशल वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट है आपके पास जिससे कि सारे आदमी आपके पार्टी में आकर साफ़ हो जाते हैं, और या आपने ऐसे कोई चश्मे पहने रखे हैं जिससे कि पहले के आपके अपराध आपको दिखते नहीं? दूसरी बात, जैसे जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मोदी जी आप तो माँ गंगा के गोद में डुबकी लगाया, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में एक क्रिमिनल को बचा रखा है और आपने असम में भी आपने क्रिमिनल राज, एक माफिया राजा को आपने बचा रखा है। ऐसा क्यों? आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा जुमला आज के तारीख में ये साबित हुआ है। जैसे कि गौरव वल्लभ पंत ने कहा कि प्रश्न है अमित शाह जी से कि आईटी ईडी रेड क्या आपको सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं, सिर्फ विपक्षी दलों के लिए याद आते हैं? आज भी असम में कांग्रेस पे
विभिन्न जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे रेड होंगे, लेकिन ये जो खबर आई है इस पे क्या आईटी चुप बैठी रहेगी? इस पर क्या ईडी चुप बैठी रहेगी? तो ये प्रश्न अमित शाह जी से, हिमंत बिश्व शर्मा जी से यही प्रश्न है। क्या यही कारण था कि आप बीजेपी में गए शारदा का रिकॉर्ड छुपाने के लिए, लुइस बर्जर का रिकॉर्ड छुपाने के लिए? ये जो विभिन्न जो लैंड आपके या आपके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है, क्या इन्हीं सब बातों को छुपाने के लिए आप जाके बीजेपी में आपने शरण लिए एक शरणार्थी की तरफ से के तरीके से? ये खबर, ऐसे और बहुत सारे खबर हैं, ये खबर आइसोलेटेड खबर नहीं। कुछ महीने पहले हिमंत बिश्व शर्मा जी ने खुद ही कबूल किया मीडिया पर, मीडिया के सामने, कि उनके परिवार के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर जो चैनल है उसके नाम पर भी कहीं उन्होंने ज़मीन लिया है, कहीं उन्होंने बागान लिया है। तो ये जो भू माफिया चल रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति जो इस भू माफिया से जुड़े हुए हैं वो दुर्भाग्यजनक असम के मुख्यमंत्री हैं। और अंत में प्रश्न है असम के मीडिया से, किस बात से आप डरते हैं? क्यों इस बात को आप जिस प्रकार से लोगों को सामने ले जाना चाहिए आप नहीं ले जा पा रहे? क्या दबाव बन रहा है आप पर? कौन दबाव डाल रहा है आप पर? क्योंकि नेशनल मीडिया के दोस्तों को मैं बताऊं कि जब ये खबर निकली तो कहीं मीडिया के पत्रकारों ने हमको बोला कि वो इस बात पर अपने चैनल पे प्रकाशित नहीं कर सकते, अपने पब्लिकेशन में प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर दबाव आ रहा है। तो ये छुपाया जा रहा है। और आज इसीलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि सच्चाई को आप दबा नहीं सकते, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। जो सच्चाई है वो आप उस पर कॉस्मेटिक, आप मेकअप लगा सकते हैं, आप डुबकी लगा सकते हैं, आप पैर धो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हमेशा लोगों के सामने आएगी। मैं हमारे जो साथी हैं अब्दुल खालिक जी, उनको मैं अपनी बात रखने के लिए निमंत्रण करता हूँ। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, लोकसभा के उपनेता आदरणीय गौरव गोगोई जी, रिपुन बोरा जी, गौरव बल्लभ जी एंड प्रणब झा जी और साथीगण, जब भी कोई स्कैम सामने आते हैं, भाजपा के कुछ नेता, स्पेशली आसाम के मुख्यमंत्री, इस स्कैम छुपाने के लिए कम्युनल चीजों के आगे लाता है। आसाम के मुख्यमंत्री आसाम के 3 कोटी 30 लाख जनता के मुख्यमंत्री है। संविधान के नाम पर शपथ लिया। जब ये घोटाला प्रकाश हुआ, ये बात सच है, आसाम का ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें नहीं आया, पोर्टल में आया। लेकिन जब ये आया और आसाम के लोगों का अंदर ये चर्चा शुरू हुआ, सारे चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला? वो गोरू खुटी को लेकर आया, जो दरोंग डिस्ट्रिक्ट में जो अभिक्षण हुआ था। बोला गोरू खुटी में आसाम का लोगों ने 1983 का रिवेंज लिया। एक मुख्यमंत्री जो संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं, जो कहते हैं शपथ के टाइम कोई भेदभाव नहीं करेगा और संविधान को रक्षा करेगा, जो मुख्यमंत्री का काम होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर वही मुख्यमंत्री बोलेगा सरकार या जनता कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर रिवेंज लिया, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंटेन होगा, संविधान कैसे रक्षा होगा? ये सारे चीज़ हिमंत बिश्व शर्मा ने किया था। जो घोटाला हुआ, भूमि घोटाला, इसको छुपाने के लिए। तो मेरा विचार में हिमंत बिश्व शर्मा इज द चीफ वायोलेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन असम। तो इसीलिए जो हमारे नेतागण जो बताया, उसको तुरंत रिजाइन देना चाहिए, घोटाला के लिए भी, और इस संविधान का जो शपथ ले इसको भंग करने के लिए भी उसको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए या केंद्र उनको बर्खास्त करना चाहिए। धन्यवाद।
Himanta Biswa Sharma ji was a influential minister in then state government of Assam, as mentioned in the years mentioned. Just because an influential minister does not give him the license to break laws, does not give him the license to engage in this kind of manipulation of company records, where sometimes where one by one his family members are rotating the membership and directorship. So just because he was an influential minister does not justify any of his wrongdoings, and we demand, as I said, it is very specified, that often Amit Shah ji using IT, ED often goes back to old cases. BJP talk, they start blaming Pandit Nehru for everything that is going wrong today. So we are also asking BJP to go and inspect RBS realtors as well as all other land allegations that keep coming up with respect to the Chief Minister. देखिए, जो मैंने दस्तावेज भी आपको दूंगा मैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का फॉर्म 32 है, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी रिंकी भूया शर्मा जी, उनका नाम इस कंपनी में एज ए फाउंडर लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही इस भूमि को लिया, उस समय उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफ़ा भी दे दिया। तो आपका जब जो एफिडेविट दिया जाता है इलेक्शन के दौरान, वो उस समय आपकी क्या पोजीशन है उसके बारे में लिखा जाता है। तो हो सकता है उस समय वो उस कंपनी की डायरेक्टर नहीं थी, पर मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाई कि कंपनी बनी, लैंडलेस जो लोगों को जो सीलिंग की ज़मीन दी जाती है वो उस कंपनी ने ज़मीन ले ली, कंपनी ने नाम परिवर्तन करके गुमराह करने की कोशिश करी, उस कंपनी ने फिर अपनी 23.6% इक्विटी हेमंत बिश्व शर्मा जी की सासू जी को ट्रांसफ़र कर दी और सासू माँ ने अपने दोहते को दे दी, अर्थात हेमंत बिश्व शर्मा जी को वो इक्विटी मिल गई। ये पूरी रूटिंग है, ये पूरा एक फाइनेंशियल स्कैम किया गया ताकि लोगों की आंखों में वो स्कैम ना आ सके, लोगों को गुमराह किया जा सके। पर आज ये स्कैम आज देश के सामने और असम के लोगों के सामने आ गया कि किस तरह एक मुख्यमंत्री लैंड माफिया की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह एक मुख्यमंत्री लैंडलेस जो लोगों को, गरीब लोगों को जो जमीन दी जाती है वो जमीन को हथिया रहा है। ये मुख्यमंत्री के परिवार डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जो आरबीएस रियल्टर्स है, मैंने आपको 2 उनके फाउंडर्स के नाम बताए, एक तो मुख्यमंत्री जी की पत्नी और दूसरे रंजीत भट्टाचार्य जी। और ये कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के परिवार के साथ HUF बना के बैठे हैं, मिस्टर भट्टाचार्य जी। ये वो व्यक्ति हैं जिनका मुख्यमंत्री के परिवार की जो मीडिया कंपनी है उसमें हिस्सेदारी है। ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जो असम के बीजेपी के किसान मोर्चा के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी उनको बनाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो असम के गुवाहाटी के क्लोज सर्किल में लोग कहते हैं ये मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लोज सलाहकार हैं। ये वह व्यक्ति हैं। इन दोनों ने कंपनी बनाई, लैंडलेस लोगों की जमीन ले ली, कंपनी का नाम चेंज करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करी, उस कंपनी का नाम चेंज करके मुख्यमंत्री जी की सासू जी को इक्विटी दे दी, सासू जी ने दोहते को दे दी। व्हाट इज दिस ऑल? और ये सब कब हो रहा है? जब हमारे देश में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी इस मॉडल को तो कहेंगे खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा। ये मॉडल हो गया आपका। और इन्होंने जो सवाल पूछा, अनियमितता कब आई? When the irregularity was noticed, it was noticed in the current year, and we are still demanding that all such type of transfers should be investigated and the SIT should be constituted. The ED, CBI, and here SFIO, Serious Fraud Investigation Office, should also play a critical role to find out that how many of such companies whose name got changed,
How many of such companies whose directorship got changed in last 9-10 years time? And who are those beneficiaries in Assam? That is what we are demanding. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और अदर एजेंसीज का काम सिर्फ इलेक्शन से पूर्व विपक्षी दलों के यहाँ छापा मार के डराने का नहीं होता है, उनका कुछ और भी काम होता है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि उनका गठन फ्रॉड करते हैं लोग हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई करने का होता है। यहाँ पे सीधा साधा केस है फ्रॉड का, और जब तक इस केस की एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती, मुख्यमंत्री को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहने का ना तो नैतिक आधार है, ना ही संवैधानिक आधार। I think you want to answer, please. दोनों कर देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपको रिपुन बोरा जी ने बताया कि ये जो एरिया है वो हिमंत बिस्वा शर्मा के खुद के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और लैंड एडवाइजरी कमेटी के वही सबसे सदस्य हैं, मंत्री तो हैं ही, वो उस लोकल एरिया के विधायक भी हैं। तो विधायक बनने का मतलब ये है कि आप अपने विधानसभा में जो प्राइम एरिया है वो किसी तरह मैनिपुलेशन करके परिवार के किसी सदस्य के नाम पे कर देंगे। ऐसे और कितने हैं? ये माटिर कथा जो ओलाइছে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে, য'ত তেওঁৰ ল্যান্ড এডভাইজৰী কমিটিৰ এজন সদস্য। তো বিধায়ক হিচাপে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব লাগে যে ভূমিহীন মানুহখিনি ভূমি পাওক, কিন্তু তেওঁতো বিপৰীত কামখিনিহে কৰিছে কি তেওঁলোকৰ নিজৰ বিধানসভা জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ যিখিনি প্ৰাইম মাটি আছে, কোম্পানী খুলি নিজৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজনৰ সদস্যক সেই কোম্পানীৰ ডাইৰেক্টৰ বনাই সেই মাটিখিনি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। তো আমি পুনৰবাৰ আমি কৈছোঁ ইয়াত তদন্ত হ'ব লাগে। हमने एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। आदरणीय साथी, मैं आपका सवाल लूंगा, पर इस मुद्दे पे अगर जो सवाल हो उसके बाद मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा। देखिए, हमें तो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, प्रधानमंत्री का तो पता नहीं, पर आपसे और देश की दिल्ली की मीडिया से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप निष्पक्ष तरीके से खबर को समझेंगे, क्योंकि हम इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं है जो हम आपसे बिना तथ्य के आपसे कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं। आप इस चीज़ को समझेंगे और निष्पक्षता से, मुझे तो उम्मीद है और हम सबको उम्मीद है कि आप इसको खबर को चलाएंगे भी। प्रधानमंत्री जी तो अभी कहाँ, उनको पता नहीं क्या उनको ये बताया गया है, मैं उसके बारे में नहीं, पर प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद ज़रूर है मुझे कि वो तुरंत प्रभाव से ऐसे लैंड माफिया मुख्यमंत्री को जो भूमिहीन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण हथियाते हैं, उनको तुरंत वो बर्खास्त करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अन्यथा गंगा मैया भी पापों को नहीं धो सकती। जैसा देखिए, जिस तरह की सीबीआई, ईडी और जो अन्य जांच एजेंसियां वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, हमने देखा है पिछले 7 साल के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जिसके बारे में अभी गौरव गोगोई जी आपको बताया। चाहे वो लुइस बर्जर स्कैम की बात हो, चाहे वो शारदा स्कैम की बात हो, उसके ऊपर बहुत उनने हल्ला करा था लोकसभा में, विधानसभा के अंदर बहुत उनने बात रखी थी। लेकिन जब
उनके ऊपर प्रेशराइज करके लगता है कि वो जो आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गए हैं, वो इसीलिए घुसे हैं क्योंकि उनके ऊपर उनका एक बहुत बड़ा काला दाग उनके ऊपर लगा हुआ है, वो अब साफ हो चुका है। तो हमें उसके लिए हमने मांग की है कि ये सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। सीबीआई, ईडी और ये जितने भी विभाग हैं, ये इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल हम उठाएंगे। आप तो देख रहे हैं कि सदन में हम लोगों की बात उठाना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा में रिपुन बोरा उनके 11 साथियों को निलंबन किया हुआ है। किस बातों पे? क्योंकि उन्होंने पेगासस का बात उठाया, किसान का बात उठाया। आपने पिछले कुछ दिनों में लोकसभा में देखा कि आशीष जो हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लेके हम बात उठाना चाहते थे, पर हमको बोलने नहीं दे रहा। तो हर विषय जो महत्वपूर्ण है, चाहे वो असम से जुड़ा हुआ या दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ या उत्तर भारत से जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी उठाएगी। यही राहुल गांधी जी का निर्देश है। इसके साथ साथ मैं आपको कल का वाक्य भी बताना चाहूँगा कि कल हमारा एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम 3 दिन की कार्यशाला गुवाहाटी के अंदर थी, और उसमें ये निर्णय लिया गया, हमारे सारे माननीय विधायक, सीएलपी लीडर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, माननीय सारे सांसद और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी भी वहाँ थे। वहाँ हमने एक ज्ञापन बनाकर, और हम चाहते थे कि राज्यपाल महोदय को हम दें, और जब हम उस ज्ञापन को वेन्यू से बाहर जाने लगे तो पुलिस ने उस पूरे जो प्रेमिसेस है उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर ताला लगा दिया और हमें बाहर नहीं निकलने दिया, रोड पर नहीं जाने दिया। कई घंटों बाद 4 लोगों को परमिशन दी, तो हमारे सीएलपी लीडर देवव्रत सैकिया जी ने वो ज्ञापन चीफ सेक्रेटरी को दिया है। बहुत जल्दी ही वहाँ की विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को वहाँ विधानसभा के अंदर उठाएगी। देखिए, ये इसका जवाब भाई गौरव वल्लभ जी ने दे चुके हैं और गौरव गोगोई जी भी दे चुके हैं। उस समय पर माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा एक बहुत ही पावरफुल मंत्री होते थे, और उसके साथ साथ जो जालुकबाड़ी इलाका है, जो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, वो उनकी खुद की गृह विधानसभा क्षेत्र होता था, और लैंड अलॉटमेंट कमेटी के अंदर वो सदस्य भी होते थे। तो उनने अपने आप विधायक के भी नाते और मंत्री के भी नाते ये अलॉटमेंट, इलीगल अलॉटमेंट उनने करा है। ये बात का खुलासा अभी सामने आया है। हम खुद मांग कर रहे हैं कि और भी कोई ऐसे अलॉटमेंट गलत हुए हैं, किसी की भी सरकार के समय हुए हैं, किसी के भी खिलाफ हुए हैं, तो उसको मामला सामने आना चाहिए। ये तय किया गया है हमारी सभी माननीय विधायक, सांसद और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि इसको संसद में, इसको विधानसभा के अंदर और उसके बाद सड़कों पर हम जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे, हर जिले के अंदर जाएंगे, हर ब्लॉक के अंदर जाएंगे, हर मंडल के अंदर जाएंगे, हर गांव के अंदर हम जाएंगे। ये तय किया गया है कि एक पूरा एजिटेशन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा, और इसीलिए हमारी मांग है, और चाहे हमें न्यायपालिका के पास भी जाना पड़े तो हम न्यायपालिका के पास भी जाएंगे। लेकिन हम ये निवेदन कर रहे हैं, सद्बुद्धि दिखा रहे हैं कि माननीय मोदी जी, आपने जो कुछ दिन पहले बात कही थी, सद्बुद्धि हो आपके बात के ऊपर, और आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगे और इसके ऊपर सिटिंग जज की इंक्वायरी होगी। ये हमारी मांग है। आपका एक सवाल था। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी ने ये आरोप लगाया है कि हमारे सभी वोट को टैग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद शाम को फोन सुनते हैं, ये मुख्यमंत्री के इशारे पर
आईएएस मतलब इनविजिबल आपका सरकार होता है, यही सरकार के इशारे पर काम करना है। और एक सर इसी में जुड़ा हुआ ये भी है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कब मांगेंगे माफी, कब देंगे इस्तीफा, ये भी जो है अखिलेश यादव जी ने इस पर भी टिप्पणी की है कि जो उन पर आरोप है वो सब जानते हैं, यूपी की जांच में उनका नाम आ गया है, इसलिए सरकार जो है टेनी को बता रही है। देखिए, गृह राज्य मंत्री का नाम जांच में साफ आ चुका है और राज्य मंत्री यूएनओ जाके भाषण दे रहे हैं। ये टेनी जी यूएनओ गए थे अभी सप्ताह भर पहले, वहाँ देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो व्यक्ति जिन्होंने हिंसा को उकसाया, जिनके पुत्र डायरेक्टली किसानों को अपनी गाड़ी के टायरों से कुचलने के पूरे साक्ष्य मिल चुके हैं। वो लोग आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। कल मेरे को पता चला कि सीआरपीएफ की पासिंग आउट परेड को भाषण दे रहे हैं वो टेनी जी। जो क्या बोलते थे आपको याद है टेनी जी के स्टेटमेंट? तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा पुराना इतिहास। क्या इतिहास था आपको पता है? कि वो एक हिस्ट्री शीटर थे उस जगह के। वो हिस्ट्री शीटर आज सीआरपीएफ की पासिंग आउट परेड को भाषण दे रहे हैं, कमांडर्स को संबोधित कर रहे हैं, देश का यूएनओ में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए पुनः मैं आपके सामने राहुल गांधी जी का वाक्य दोहराता हूं, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जिस तरह 3 काले कानून वापस लेने पड़े ना, माफी मांग के लेने पड़े ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है बारंबार, हाथ जोड़ के माफी मांग के इस्तीफा तो लेना पड़ेगा, बर्खास्त तो करना पड़ेगा। क्योंकि आपने अभी एक सवाल पूछा हमारे साथी ने कि आपको विश्वास नहीं है तो कैसे होगा। देखिए, हम हमारा काम करते हैं। लखीमपुर में भी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी गए तो यहां तक केस पहुंचा। अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरते तो आपको लगता है ये केस वो वहीं हो जाता कि वो कह देते खड्डा था, खड्डे में गिर के किसानों की मृत्यु हो गई? ये भी बोल सकते हैं वो। ये इस तरह झूठ की सरकार है ये झूठ की सरकार कुछ भी बोल सकती है। 3 काले कानून भी वापस लेने पड़े ना। जिन लोगों को मव्वाली बोला, जिन किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैनेडियन एजेंट, ठलुए, मव्वाली, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के लेने पड़े ना। इसी तरह आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भूमाफिया मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त करना पड़ेगा और ये अजय मिश्र टेनी को भी बर्खास्त करना पड़ेगा। वो तो हम कह ही रहे हैं, हमारे रिपुन जी है, ये पेगासस का मामला ये उठा रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे थे, इनको बाहर बैठा दिया। ये कह रहे थे कि पेगासस में जासूसी होती है, सबके फोन टैप होते हैं, राजनीतिज्ञों के फोन टैप होते हैं। देखिए, लोकतंत्र 4 आधारशिलाओं पर टिका हुआ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और मीडिया। पेगासस का हथियार चारों पर उपयोग किया गया। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के फोन टेप हुए पेगासस में। इलेक्शन कमिश्नर के फोन के अंदर पेगासस का हथियार से हमला किया गया। मीडिया के बड़े लोगों के खिलाफ पेगासस का हथियार का इस्तेमाल किया गया। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ राहुल गांधी जी के फोन में और बड़े विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस हथियार का यूज किया गया। आप पेगासस नहीं है, मैं ये कहता हूं पेगासस के हथियार से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, क्योंकि चारों आधार को अगर आप खत्म कर दोगे तो लोकतंत्र का आधार खत्म हो जाएगा। और वही बात कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी निष्पक्षता अगर साथ रही, आप निष्पक्षता से अपनी बात रखते रहे, तो सारे काम होंगे। भले ईडी, सीबीआई उनके केस्ड पैरट है, पर उनको फिर भी चीज़ें वापस लेनी पड़ी, बर्खास्त करना पड़ेगा और हेमंत बिश्व शर्मा को भी बर्खास्त करना पड़ेगा। मैं ले लूंगा, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। असम के ऊपर है आज तो, देखो जी, असम पर है।